सो मुगल जो हैं वो बिलोंग करते थे ब्रांच ऑफ तुर्क एंड देयर ग्रेट लीडर वॉज गेंगिस खान, द फेमस मंगोल इन्वेडर. दे रूल्ड सेंट्रल एशिया एंड तुर्किस्तान. Nearly the 150 years of Mughal rule from Akbar to Aurangzeb gave northern India an organized एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो मुगल ने अराउंड 150 यानी कि 150 साल तक इंडिया पर रूल किया. कहाँ से? अकबर से लेकर औरंगजेब तक. द मुगल सोवेरियन वो सुप्रीम एंड वाइल्डेड ग्रेट पावर्स. मुगल जो हैं इन्होंने इंडिया को एक अलग लुक दिया, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मुगल्स के बारे में. फर्स्ट मुगल वॉज बाबर 1526 to 1530. Babur or Jahiruddin Muhammad was the first Mughal ruler in India, and Mirza Umar Sheikh, his father, died when Babur was only 11 years old. ठीक है, इनके फादर जब ये बाबर 11 years के थे तो इनके फादर की डेथ हो जाती है. Babur's enemies deprived him of his जागीर and he had to leave his native place in despair. और इसके बाबर के जो दुश्मन थे वो क्या चाहते थे? वो जागीर यानी कि जितनी भी धन दौलत है, जितना भी राज्य है उसको लूटना चाहते थे और इसको बाबर को मारना चाहते थे. तो बाबर को अपने नेटिव प्लेस से कुछ टाइम के लिए भागना पड़ा. Then he came down to Kabul, conquered it and became its ruler in 1504 CE. अब भाग के कहाँ आ गए? काबुल में. काबुल को कॉन्क्यूर किया और वहाँ पर रूलर बनकर रहे. In order to expand his empire and strengthen his position in Central Asia, he invaded India 5 times. Central Asia में अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया पर 5 बार आक्रमण किया. In the fifth battle, known as the First Battle of Panipat, he defeated Ibrahim Lodi in 1526 CE. ठीक है, यहाँ 5 to 6 लिखा है तो इसको आप 15 to 6 कर लो. 1526 CE. This was the beginning of the Mughal rule. और यहाँ से शुरुआत होती है, लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है और इंडिया में शुरुआत होती है मुगल्स की. In the Battle of Kanwa in 1527 CE, Ransanga, the ruler of Chittor and the greatest Rajput king of this time, was defeated. With this, Babur had completed control over North India. और यहाँ से नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? डायरेक्टली बाबर के हाथ में. बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर. इतना एम्पायर जीतने के बाद भी बाबर ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने एम्पायर को कंसोलिडेट यानी कि खुशियाँ मनाने के लिए नहीं जी पाया. ही डाइड इन 1530 CE and he was succeeded by his eldest son Humayun. Now we will discuss बाबर करेक्टर. उससे पहले आपको पता है बच्चे, बाबर जो थे वो एक ग्रेट राइटर भी थे. उनकी ऑटोबायोग्राफी है तुजक के बाबरी, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं उनके टाइम के बारे में, जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने देखा, किस किस को इन्वेड किया, क्या उन्होंने किया. तो काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं. अब हम बात करते हैं बाबर के करेक्टर के बारे में. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ बाबर एंड द नेचर ऑफ द मैन इज द बाबरनामा. बाबरनामा जो बाबर की क्या है? बायोग्राफी है तुर्की में. बाबर जो है दैट वाज अ स्कॉलर. ठीक है, एक स्कॉलर थे, अश्योर्ड ऑब्जर्वर थे एंड एक पॉइट भी थे विद अ सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइन आर्ट्स. एंड उसके बाद बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं. हुमायूं from 1530 to 1540 CE and 1555 to 1556 CE. Babur's son Humayun ascended the throne of Delhi in 1530 CE. Humayun tried to enlarge his empire by annexing present-day Gujarat, parts of Rajasthan and Bihar. ठीक है, अब हुमायूं बाबर का बेटा नेक्स्ट किंग बनता है तो अपने एम्पायर को बढ़ाने की सोचता है और एनेक्स किया उसने गुजरात को, राजस्थान के कुछ पार्ट्स और बिहार को. तो ही वॉज एन एबल कमांडर. ही डिड नॉट पोजेस द सस्टेन्ड स्पिरिट एंड एनर्जी ऑफ हिज फादर. एक एबल कमांडर थे लेकिन अपने फादर जितनी एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं थी. एडिड टू दैट ही हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन. और इसके अलावा एक तो खुद इतना एफिशिएंट नहीं है
दूसरा अपोजिशन काफ़ी स्ट्रोंग है। सो खुद के ही ब्रदर जो थे अफगान नोबल्स एंड द बहादुर शाह ऑफ गुजरात, वही इनके अपोज थे। शेर खान वॉज द अफगान गवर्नर ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। इन 1531 CE ही डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम हुमायूं। शेर खान जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 CE एंड इन 1540 CE शेर खान डेल्ट हुमायूं अ फाइनल ब्लो इन द बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं जो है ही fled to सिंध जाना पड़ा एंड देन टू पर्जिया वेयर ही रिमेन्ड इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स। 15 साल तक वो ऐसे ही छुपता छुपाता घूमता रहा। हिज सन अकबर वॉज बोर्न ड्यूरिंग दिस एक्साइल इन सिंध, और सिंध में जब वो अपने नेटिव प्लेस से दूर थे तो उनका बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है अकबर। इन 1555 CE हुमायूं मेड अ सेकेंड अटैम्प्ट टू रीगेन दिल्ली। 1555 में एक दूसरा अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, हुमायूं दिल्ली को वापस कंट्रोल करने के लिए। ही कैप्चर्ड लाहौर एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। हाउएवर हिज ट्रिम्फ वाज शॉर्ट लिव्ड। हुमायूं डाइड द फॉलोइंग ईयर। और उसके बाद जो है दिल्ली को कैप्चर करने के बाद लाहौर कैप्चर किया, ठीक है, देन दिल्ली, फिर उसके बाद आगरा, और ये जीत जो है उसकी ज़्यादा खुशियाँ नहीं मना पाए क्योंकि उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। सो बच्चे ये हुमायूं टॉम्ब भी है दिल्ली में, ठीक है, आप विजिट करने भी गए होंगे। एंड दिस यू हैव टू नो, एक स्टोरी है कि हुमायूं जो है वो एक बार बीमार हो जाता है। तो हुमायूं जो है उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट दी जाते हैं, इलाज किया जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता, वो होश में नहीं हो पाता, ठीक है। तो उनके फादर जो थे बाबर, वो प्रे करते हैं गॉड के सामने, अल्लाह के सामने प्रे करते हैं और बहुत दिनों तक बिना खाए पिए भगवान के लिए, अल्लाह के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा जो है वो ठीक हो जाए। जैसे ही हुमायूं ठीक होता है, बाबर जो है वो बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक स्टोरी है, राइट। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं सूर एम्पायर। Now, the Sur Empire lasted for only 15 years. The most famous ruler of the dynasty was Sher Shah Suri. Sher Shah Suri from 1540 to 1545, जिसने 5 साल तक रूल किया। Sher Shah Suri was the son of an Afghan Jagirdar of Sasaram in Bihar. He was originally named Farid Khan, but he was given the title of Sher after he killed a tiger. एक टाइगर को मारने के बाद, इनका असली नाम क्या है, फरीद खान, लेकिन एक टाइगर को मारने के बाद जो है इनका नाम क्या रख दिया गया, शेर शाह सूरी। ओके। Now Sher Shah was a very ambitious man. Within a short time, he built up a strong army and became powerful in the region of Bihar, Jharkhand and Bengal. कुछ ही टाइम में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना लेते हैं और बिहार, झारखंड और बंगाल को कंट्रोल कर लेते हैं। He defeated Humayun at Chausa and Kannauj और दिल्ली को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। Thereafter, he annexed territories in the north and expanded his hold over this region. Unfortunately, he ruled for a very short time. He died in 1545 and was buried at Sasaram. क्या इनकी अचीवमेंट थी? Sher Shah was a good general and an even better ruler. He reorganized the civil and military administration and introduced numerous reforms in land revenue administration. लैंड रेवेन्यू में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की, नए नए एडमिनिस्ट्रेशन के रूल लेकर आए। ही एनकरेज ट्रेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू करेंसी, रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटीज एंड बिल्डिंग एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड। नेटवर्क ऑफ रोड बनवाए, ठीक है, अच्छे रोड बनवाए एंड उसके अलावा एक न्यू करेंसी भी लॉन्च की ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके और कस्टम ड्यूटी जो है उनको भी कम कर दिया गया। मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह वर कंटिन्यूड बाय अकबर। और बहुत सारी जो शेर शाह सूरी ने रिफॉर्म जो हैं वो शुरू किए थे, रूल शुरू किए थे, वो अकबर के टाइम पर भी सेम कंटिन्यू रहे। शेर शाह वो सक्सीड बाय इस्लाम शाह। ही कुड नॉट बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ हिज प्रेडिसर एंड हुमायूं डिफीटेड इस्लाम शाह इन 1555 एंड एंडेड द सूर एम्पायर। इस तरीके से सूर एम्पायर जो है वो खत्म हो गया। नाउ हियर इज अ केस स्टडी अबाउट अकबर, अकबर द ग्रेट, ठीक है, सुना ही होगा अकबर के बारे में आपने। जब हुमायूं की डेथ हुई, अकबर वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। अकबर along with बैराम खान was following सिकंदर सूर in पंजाब. Bahram Khan learnt about Humayun's death at Kalanur near Gurdaspur. He got a raised platform of bricks erected at the site, seated Akbar on it and performed his coronation ceremony, proclaiming him the Mughal Emperor of India. और इस तरीके से अकबर को क्या बनाया गया, मुगल एम्परर ऑफ इंडिया।
नाउ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, अकबर ने क्या किया, कैसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। Akbar's first victory was over the general of the Afghan forces, Hemu, in the second battle of Panipat in 1556. With this victory, Akbar reoccupied Delhi and Agra. और इस विक्ट्री के साथ 1556 में जो विक्ट्री होती है, इसके साथ ही दिल्ली और आगरा दोबारा किसके पास आ जाता है, अकबर के पास। Which हुमायूं had earlier lost to शेरशाह, जो शेरशाह ने पहले छीन लिया था, ठीक है, हुमायूं हार गया था उस टाइम पर, तो शेरशाह ने अकबर दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब इस विक्ट्री में अकबर को दोबारा मिल जाती हैं दिल्ली और आगरा। द विक्ट्री ओवर हेमू गेव अकबर अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ से अकबर का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। छोटी सी उम्र में ही वॉर शुरू कर दी थी। ही एंडेड द रेजेंसी ऑफ बैराम खान एंड टुक ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद बैराम खान को हटाकर गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि मुगल कंट्रोल को और एक्सटेंड करना है। ग्वालियर, अजमेर एंड जौनपुर वर कॉन्क्यूर्ड इन 1561। ही एनेक्स्ड मालवा। इस तरीके से बहुत सारे टेरिटरीज जो हैं उनको जीतते गए। अकबर ऑफर्ड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स द राजपूत फैमिलीज़ के में वो शादी करते हैं और राजपूत के साथ फैमिली रिलेशन बनाते हैं और उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देते हैं। मैनी ऑफ हिज ट्रस्टेड ऑफिशियल सच एज राजा मान सिंह वर राजपूत्स, बट ही कंटिन्यूड हिज बैटल्स अगेंस्ट दोज राजपूत रूलर जो उनको अपोज कर रहे थे। सो राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय अकबर एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। ठीक है, राणा प्रताप थे तो ये राजपूत, लेकिन ये किसके, अकबर के अपोज थे। सो राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय अकबर एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। अकबर wanted to control the whole of India, अकबर चाहते थे कि पूरा इंडिया जो है वो मुगल्स के अंडर आ जाए। He conquered Gujarat and Bengal, the region of Odisha and large parts of central India were also incorporated into the empire. Finally, in the Deccan, Bijapur, Khandesh and some parts of the kingdom of Ahmednagar were brought under Mughal rule. Akbar was now the ruler of a large part of India. अब बहुत सारा पार्ट जो है इंडिया का वो किसके अंडर आ गया था, अकबर के अंडर। Here is the second battle of पानीपत, उसकी एक पेंटिंग है, एक सीन आपको दिखाया हुआ है। Now next है एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? जनरली द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन बोथ द इंडियंस एंड द पर्सियन सिस्टम। The two main features were first the absolute authority of the emperor and second the strength of the army. एक तो राजा के हाथ में, यानी कि पूरी absolute authority किसके हाथ में थी, emperor के हाथ में, king के हाथ में। second the strength of the army, army जो है वो काफ़ी powerful थी। The administration was assisted by a number of officials directly appointed by the emperor, और emperor जो है बाकी के जो भी official थे, जो भी operations part करते थे, वो सारे किसके through appoint किए गए थे, direct emperor के through। The two important ministers were the Wazir and the Mir Bakshi. Raja Todarmal was the famous Wazir of Akbar and Sadar-e-Sodar was the chief advisor of the emperor in religious matters. He was also in charge of disbursement of imperial aid to religious institutions as well as for educational and charitable purposes. He was also ranked second after the emperor as the chief judge. Mir Bakshi was the paymaster general. He also looked after the military affair, जो military affair को भी देखते थे, और as an administrative army में भी काम करते थे। The Kaji was the officer in charge of the judicial department. तो इस तरीके से अलग अलग ऑफिसर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट कर रखे थे, जो डायरेक्टली राजा के थ्रू जो अपॉइंट होते थे। And the administration of Akbar was divided into two parts, central and provincial. The whole empire जो है उसको 15 सूबाज, 15 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। हर एक सूबा, हर एक प्रोविंस का एक इंचार्ज होता था जिसको सूबेदार या गवर्नर कहते थे, who had full civil and military powers. The दीवान वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक दीवान होता था जो सारा लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। सूबा जो है उसको आगे सरकार में डिवाइड किया गया था, सरकार को परगनाज में, और ईच परगनाज जो है वो छोटे छोटे गांव में डिवाइड कर रखे थे, और इनके जो इंचार्ज होते थे वो फौजदार होते थे जो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से पटवारी, चौकीदार, मुकद्दम अलग अलग इंचार्ज थे हर एक चीज़ के लिए। सो नेक्स्ट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द मनसबदारी सिस्टम।
मनसबदारी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। मनसब क्या है बच्चे, एक रैंक है, एक पोजीशन है जो एक ऑफिसर को दी जाती थी और उसको क्या कहते थे, मनसबदार। एंड हिज रैंक वेरिड फ्रॉम 10 to 5,000 एंड लेटर ऑन इट इंक्रीज टू 7,000। द रैंक वॉज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट द मनसबदार वॉज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। कौन कितने सोल्जर्स, कितने बड़ी आर्मी को मेंटेन कर सकता है, उसी तरीके से वो मनसबदार बनता था। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू वॉज कॉल्ड जाट। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितने ग्रुप को मेंटेन कर रहा है, कितने लोगों को मेंटेन कर रहा है, 10 to 5,000 और 7,000, तो इस ग्रुप को क्या कहते थे, ZAT, जट, दैट इज ओके। द हायर द जेड द मोर रिस्पेक्टेड द नोबल और मनसबदार, यानी जिसके पास जितनी बड़ी आर्मी होती थी वो उतना ही रिस्पेक्टेबल होता था और उसको उतनी ही ज़्यादा सैलरी मिलती थी। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन देयर वर 29 मनसबदार्स विद द रैंक ऑफ 5,000 जग्त एंड दिस द मनसबदार्स प्रोवाइडेड ट्रूप्स टू द किंग एट द टाइम ऑफ वॉर। जब भी राजा को, किंग को ज़रूरत होती थी वॉर के टाइम पर ट्रूप्स की, तो ये मनसबदार उसको ट्रूप प्रोवाइड करते थे। Prior to this, they bought their cavalrymen for registration of their horses branded, and these mansabdars were given pay instead of granting जागीर। और इन मनसबदार को जागीर नहीं मिलती थी, यानी कि लैंड ग्रांट नहीं मिलती थी, उसके बदले क्या मिलता था, पे मिलता था अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द ट्रूप्स आउट होफ विथ दिस पे। If some mansabdars were given jagirs, it was ensured that the revenue from jagirs were not more than their salary। अगर किसी मनसबदार को सैलरी की जगह जागीर दी जाती थी तो वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो मनसबदार करता था, और ये श्योर किया जाता था, एश्योर किया जाता था कि रेवेन्यू उसकी सैलरी से ज़्यादा ना हो, यानी जितनी सैलरी वो डिज़र्व करता है उतनी ही जागीर उसको दी जाती थी। तो इस तरीके से बच्चे उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया गया था। नेक्स्ट है जब्त एंड जमींदार, द अग्रेरियन सिस्टम। एग्रीकल्चर का सिस्टम क्या था? ड्यूरिंग अकबर्स रीजन द मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज थ्रो पीजेंट्री। मेन क्या था? मेन सोर्स ऑफ इनकम पीजेंट्री रहा है, हर एक किंग के टाइम पर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर रहा है। The Mughals had given the term Jamindars to those who had the responsibility to collect taxes from the village headmen, chieftain and rural elites। और जमींदार कौन होते थे? जो रिस्पॉन्सिबल होते थे टैक्स कलेक्शन के लिए, किससे? विलेज का जो हेडमैन होता था, चीफ्टियन होते थे और रूरल एलाइट्स होते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? जमींदार्स की। एंड द जमींदार्स would exploit the peasants and try to extract as much as the revenue as they can। और ये जमींदार इनके अलावा जो पीजेंट होते थे उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे, जितना ज़्यादा उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनसे कलेक्ट कर सकें। Todermal, Akbar's revenue minister, carried out a survey of crop yield prices for a period of 10 years. Revenue circle was divided in each province with differing रेवेन्यू रेट्स फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। दिस वॉज नोन एज जब्त। ठीक है, जो टोडरमल अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो एक सर्वे कराते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग जो है टैक्स लगाया जाता है, रेवेन्यू लगाया जाता है कि कहाँ पर क्या क्रॉप प्रोडक्शन होती है, कितनी प्रोडक्शन होती है और कहाँ से कितना टैक्स, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए। इसको कहा जाता है जब्त। This method was witnessed in all Mughal period to keep a careful account of revenue and tax. However, this was not possible in Gujarat and Bengal. गुजरात और बंगाल को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में ये सिस्टम था। As a result of these measures, the revenue of the state greatly increased and the cultivators become better off and the country became prosperous। और इस तरीके से जब सर्वे करके उनके ऊपर रेवेन्यू लगाया गया तो इस तरीके से जो फार्मर थे, पीजेंट थे, वो भी खुश थे, कॉमन पीपल भी खुश थे और कंट्री जो है उसको भी अच्छी इनकम हो रही थी। The abundance of food also made the life of the common man better and happier than before. The system was an admirable one। और ये सिस्टम जो है कि सर्वे कर कर फिर उस अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सबको बहुत ही अच्छा लगा था और ये बहुत ही बेटर वन था, जिससे लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी खुश हो गई थी, काफ़ी लोग खुश हो गए थे। दिस रेवेन्यू सिस्टम ऑफ टोडरमल वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय अकबर सक्सेसर। अकबर के बाद जो नेक्स्ट किंग आएंगे तो ये सिस्टम उन्होंने भी फॉलो किया। नेक्स्ट है रिलीजियस व्यूज ऑफ अकबर।
अकबर के रिलीजियस व्यू यानी कि रिलीजन के प्रति उनकी कैसी फीलिंग थी, रिलीजियस व्यूज़ क्या थे। अकबर बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। हेयर अकबर हेल्ड रिलीजियस डिस्कशन विद द प्रीचर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, अकबर ने क्या बनाया था फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना, जहाँ पर वो क्या करते थे, रिलीजन्स के लिए बारे में डिस्कशन करते थे अलग अलग प्रीचर्स से। And Akbar realized that there is basic unity among all religions. It was this idea of Sulay-Kul, universal peace, which made him tolerant and abolished the hated jizya tax which was realized from Hindus. जो इन्होंने हिंदू के ऊपर टैक्स लगा रखा था, जजिया टैक्स जिसको कहते थे, सिर्फ हिंदू जो थे वही ये टैक्स पे करते थे, तो ये भी इन्होंने हटा दिया उस मीटिंग के बाद। यहाँ से उन्हें पता लगा कि भगवान तो एक ही है, ठीक है, हर एक धर्म को एक ही चीज़ बना के रखी है। तो सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस का आइडिया जो है उनके माइंड में आया और हर एक रिलीजन के लिए वो रिस्पेक्ट रखने लगे। इन 1580 द एम्परर स्टार्टेड अ न्यू फेथ जिसका नाम था दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही एक नया रिलीजन शुरू किया अकबर ने, डिवाइन रिलीजन। इट कंटेन्ड द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। हर एक रिलीजन से बेस्ट प्रिंसिपल उठाकर, बेस्ट चीज़ें उठाकर उन्होंने एक रिलीजन बनाया दीन-ए इलाही, जिसमें ऑनेस्टी, ट्रुथ, जस्टिस एंड पीस को फॉलो किया गया। अनफॉर्चुनेटली ये रिलीजन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट है जहांगीर। From 1605 to 1627 CE, Akbar died in 1605. He had his son named Noruddin Salim as his heir apparent and Salim was 36 years old. सलीम की एज जो है वो 36 ईयर थी। ठीक है, अकबर की डेथ के बाद सलीम जो है वो राजा बनते हैं व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन एंड ही टुक द टाइटल ऑफ जहांगीर, और उनको टाइटल मिलता है जहांगीर का। The new ruler of Mewar, Rana Amar Singh, like his father Rana Pratap, had not submitted to the Mughals. ठीक है, जैसे नेक्स्ट रूलर था मेवाड़ का राणा अमर सिंह, उसके फादर थे राणा प्रताप, वो भी अपोज थे मुगल के, तो राणा अमर सिंह जो है वो भी अपोज है मुगल के। सो जहांगीर लेड कैंपेन अगेंस्ट हिम, इसलिए जहांगीर ने उनको इन्वेड करने की सोची। The Rana was defeated in 1614 CE, but because Rana had provided refugee to Jahangir when he had revolted against his father Akbar, he was given liberal terms. ठीक है, so thereafter he remained loyal to the Mughal emperor. अब जब जहांगीर उस पर अटैक करता है तो उस टाइम वो उसको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि जब सलीम जो है यानी कि जहांगीर जो है वो भागता है, तो एक टाइम पर जब जहांगीर ने अकबर के खिलाफ रिवोल्ट की थी अपने ही फादर के खिलाफ, तो उस टाइम जहांगीर को कौन रिफ्यूजी प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है राणा अमर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर उसे कुछ लिबरल राइट मिल जाते हैं और यहाँ के बाद जो है वो मुगल के लिए क्या हो जाता है? लॉयल हो जाता है हमेशा के लिए। यानी उनके साथ भी, राजपूत के साथ वैसे भी फ्रेंडली रिलेशन थे, तो अब यहाँ पर भी राणा के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं। Only 5 months after Jahangir ascended the throne, his son Khurram revolted. और जैसे ही जहांगीर को थ्रोन मिलता है, उसका बेटा जो है खुर्रम वो रिवोल्ट करता है। He was defeated and imprisoned, लेकिन उसको हरा दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। And many of his followers were put to death. And the Sikh Guru Arjun Dev, who gave blessings to the rebellious prince, was fined heavily. And the Guru रिफ्यूज टू पे द फाइन, और गुरु जो है जिसने पनाह दी थी किसको? खुर्रम को। ठीक है, खुर्रम को बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स दी थी, सिखाई थी, तो अब वो क्या करता है, उसके ऊपर सिख गुरु के ऊपर फाइन लगा देता है जहांगीर, एंड गुरु जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो फाइन पे नहीं कर पाते। ही वॉज अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड टू डेथ। जहांगीर रोट हिज ऑन बायोग्राफी नोन एज तुजुक-ए जहांगीरी, और जहांगीर ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है, अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, जिसका नाम है तुजुक-ए जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट है नूरजहां। जहांगीर की मैरिज होती है नूरजहां के साथ इन 1611। शी वॉज द विडो ऑफ अ पर्सियन नोबलमैन हु हैड अर्लियर बीन पुट टू डेथ फॉर ट्रेजन। जहांगीर लव्ड हर। नूरजहां वॉज एन एम्बिशियस लेडी। जहांगीर शादी करता है एक विडो से, नूरजहां से, एंड नूरजहां काफ़ी एम्बिशियस लेडी थी। ग्रेजुअली शी टुक कंट्रोल ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इन हर हैंड्स। हर फादर एंड ब्रदर बिकेम प्रोमिनेंट नोबल एट द कोर्ट। जहांगीर
जो है यूज टू टेक हर एडवाइस ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर, हर एक मैटर पर जहांगीर नूरजहां की एडवाइस लेते थे। उसका नूरजहां का जो भाई था और उसके फादर जो थे वो एक तरीके से वो डायरेक्ट क्या पावर में थे। सो शी वॉन्टेड हर सन इन लॉ प्रिंस शैरत to succeed Jahangir, and Jahangir died in 1627. Shah Jahan, the governor of Deccan at that time, marched to the capital Agra and became the emperor in 1628. और अब next emperor कौन बनता है? शाहजहां। Who was Shahjahan? After Jahangir death, Khurram succeed to the Mughal throne as Shahjahan। ठीक है, खुर्रम का ही नाम शाहजहां था। इन 1628 में वो नेक्स्ट किंग बनता है। इन 1628 सी राजा जोहर सिंह ऑफ बुंदेलखंड रिवोल्टेड बट ही वॉज डिफीटेड। ही रिवोल्टेड अगेन इन 1635 एंड वॉज किल्ड। देयर वर 3 मेजर स्टेट्स इन द डेक्कन, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। दीज स्टेट्स क्रिएटेड ट्रबल्स फॉर द मुगल एम्पायर ऑफ एंड ऑन। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या करती थी, मुगल के खिलाफ थी, तो कभी अटैक कर देती, कभी अटैक से पीछे हट जाती। तो इस तरीके से मुगल्स को क्या ट्रबल में फंसा रखा था इन 3 मेजर स्टेट्स ने। Prince Aurangzeb was made of Subedar Viceroy of the Deccan. Shah Jahan also had trouble with the Portuguese because they still practiced piracy। और जो पुर्तगीज़ थे वो भी शाहजहाँ के खिलाफ, मुगल के खिलाफ जो है हमेशा पायरेसी में रहते थे। And the Mughal armies acted against them and cleared them out of the Hooghly। And many foreign travelers including the French like Bernier and Tavernier and an Italian monkey visited his kingdom। They have left a vivid account of his reign। Shah Jahan's reign is however but best remembered for his many buildings and fine architecture activities। उस टाइम पर बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर आए थे जिन्होंने बहुत सारे अकाउंट भी लिखे हैं। तो शाहजहाँ का जो रीज़न है वो किस लिए याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पर बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर, बहुत सारी सुंदर बिल्डिंग जो हैं वो बनवाई थी। सो नेक्स्ट इज औरंगजेब। Shah Jahan fell critically ill in 1657. A war of succession began among the 4 brothers Aurangzeb, Dara Sikho and Murad and Shoja। उसमें से औरंगजेब जो है emerged as victorious and he imprisoned his father Shah Jahan and declared himself emperor of India in 1652। जिसमें से विजेता कौन बनता है? औरंगजेब अपने फादर शाहजहां को जेल में डाल देता है और खुद को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर देता है। द ऑप्रेसिव रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लेड टू सम सीरियस रिवोल्ट्स इन द कंट्री। अब वो क्या था, दूसरे रिलीजन के लिए बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं था औरंगजेब, जिसके लिए बाकी पूरी कंट्री जो है वो उनके खिलाफ थी। कौन कौन से रिवोल्ट आई उनके टाइम पर? द जाट्स लिव्ड अराउंड दिल्ली। दे हैड settled around Mathura and Agra as well। The Jats of Mathura revolted in 1666 CE। Gokul was their leader। The rebellion was quite strong in nature, but ultimately it was suppressed by the Mughal might। And the Satnamis were a sect of Hindu sadhus who lived in Narnaul and Mewar। The persecution of these sadhus forced them to rise in rebellion, but their revolt was crushed। ठीक है, एक जाट थे जिन्होंने मुगल के खिलाफ जो है औरंगजेब के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन उनको भी सुप्रेस कर दिया गया। दूसरा साधुज का जो एक ग्रुप था, सतनामीज जिनको कहा गया, उन्होंने भी इनके खिलाफ रेबेल किया, लेकिन उनको भी, उस रिवोल्ट को भी क्रश कर दिया गया। Champat Rai was a Bundela leader। Under his leadership, the Bundelas in Bundelkhand also rose in revolt on account of the oppressive agrarian policy of Aurangzeb। औरंगजेब की जो oppressive agrarian policy थी उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हुए, लेकिन उनको टाइम टू टाइम रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट है राजपूत पॉलिसी। Aurangzeb's Rajput policy was completely reverse of his father Shah Jahan policy। After the death of Raja Jaswant Singh, he annexed Marwar। ठीक है, पहले फ्रेंडली रिलेशन थे, पहले जो मुगल आए उनके राजपूत के साथ, तो उनको इंडिपेंडेंटली रूल किया जा रहा था, बट वो मुगल के अपोज नहीं होंगे। लेकिन जब औरंगजेब रूल में आता है तो वो क्या करता है, ड्यूरिंग औरंगजेब रूल मराठाज ऑल्सो सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग देयर ओन किंगडम अंडर देयर लीडर शिवाजी। एंड जो शाहजहां की पॉलिसी थी वो आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जसवंत सिंह क्या करता है, औरंगजेब एनेक्स कर लेता है मारवाड़ को। नाउ रिलेशंस विद द सिक्स के साथ कैसे रिलेशन थे?
During the reign of Jahangir, the conflict between the Sikhs and the Mughals was triggered because he had sentenced their guru to death. तो अभी आपने पढ़ा था ना, अर्जुन सिंह जिन पर फाइन लगाया गया था, फिर उनको मार दिया जाता है, तो सिख जो है वो मुगल्स के खिलाफ थे. एज अ रिजल्ट द सिख्स बिकेम annoyed and their sixth Guru Hargobind started giving training to his followers in the martial art. और इसीलिए बदला लेने के लिए जो सिक्स्थ गुरु थे सिख के, गुरु हरगोबिंद, वो अपने फॉलोअर को ट्रेनिंग देते हैं मार्शल आर्ट की. ठीक है. औरंगजेब अरेस्टेड द नाइन्थ गुरु तेग बहादुर एंड हिज 5 फॉलोअर्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली. और औरंगजेब क्या करता है, नाइन्थ गुरु को अरेस्ट कर लेता है उसके 5 फॉलोअर के साथ और उनको दिल्ली ले आता है. ही वॉज आस्क्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, और उनको फोर्स किया जाता है इस्लाम एम्प्रेस करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, यानी कि अपना रिलीजन चेंज करने के लिए. व्हेन गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज टू डू सो, ही वॉज beheaded in 1675 इन चांदनी चौक. और जब गुरु तेग बहादुर मना कर देते हैं तो उनको beheaded कर दिया जाता है. एंड द गुरुद्वारा शीशगंज मार्क्स द साइट ऑफ हिज मार्टियरडम. और जो उनका beheaded उनको किया था चांदनी चौक में, वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज है जो उनके शहीदी को दिखाता है. Consequently, the 10th Guru Gobind Singh determined to fight against the cruelty of औरंगजेब. उसके बाद 10th गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह, वो मुगल्स के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ रिबेल करते हैं. He transformed his Sikh brothers into खालसा. वो क्या करते हैं, अपने सिख ब्रदर को जिनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली है, एक नया ग्रुप बनाते हैं, दैट इज़ खालसा, दैट इज़ अ मिलिट्री ब्रदरहुड इन 1699 CE. They were continuously disturbing औरंगजेब and his successor. और continuously औरंगजेब को डिस्टर्ब करते रहते हैं और उनके सक्सेसर को भी. After the death of औरंगजेब in 1707 CE, Sikhs became more powerful and slowly and gradually emerged as a big political power. और औरंगजेब की डेथ के बाद सिख जो हैं, यानी कि खालसा ग्रुप जो है, वो एक पावरफुल ग्रुप के रूप में सामने आता है. Now, Aurangzeb in Deccan. औरंगजेब स्पेंड 26 ईयर ऑफ हिज लाइफ एंड रीजन इन द डेक्कन. 26 साल औरंगजेब ने डेक्कन में अपने निकाले, विच ही कुड नीदर कंट्रोल नॉर इग्नोर, एंड दिस ब्रॉट हिम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द राइजिंग पावर ऑफ द मराठास. और इसी कारण वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में किसके आते हैं, अपोज में आते हैं मराठास के. फर्स्ट अंडर शाहजी एंड लेटर अंडर हिज सन शिवाजी. द मराठा ग्रू इन नंबर एंड स्ट्रेंथ एंड औरंगजेब रिपीटेडली ट्राइड टू पुट एन एंड टू देम बट इन वेन. और क्या औरंगजेब जो है वो अवॉइड करना चाहता था वॉर को मराठा के साथ, लेकिन वो नहीं कर पाता. औरंगजेब वॉन द किंगडम ऑफ बीजापुर इन 1681 CE एंड गोलकोंडा इन 1687 CE. However, the victories came to a steep cost. Aurangzeb suffered heavy loss of soldiers and money. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लेटर मुगल्स, यानी कि जो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, कैसे मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हुआ. राइट. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन. प्रिंस मुज्जम अंडर द टाइटल ऑफ बहादुर शाह बिकेम द रूलर. ओके. सो औरंगजेब की डेथ के बाद उसका बेटा जो है बहादुर शाह जफर जो है वो क्या बनता है, नेक्स्ट रूलर बनता है. ही वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फारूक शियार एंड मोहम्मद शाह. They were weak Mughal rulers और ये काफ़ी weak रहे. It was during the reign of Muhammad Shah, Nadir Shah, the emperor of Persia and Afghanistan invaded the country in 1739 CE. So जब मोहम्मद शाह जब एम्प्रर था, उस टाइम पर नादिर शाह जो कि पर्जिया का एम्प्रर था, अफगानिस्तान का एम्प्रर था, उसने क्या किया, कंट्री को इन्वेड किया और मोहम्मद शाह को हरा दिया. ही ऑर्डर अ जनरल मैस्केयर एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली लिविंग इट टोटली ruined. और पूरी सिटी को लूट लिया. मैस्केयर वहाँ पर स्टार्ट कराया, ऑर्डर किया, मैस्केयर ऑर्डर कर दिया. ठीक है. तो इस तरीके से पूरी दिल्ली को क्या कर दिया, रूइन कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया. He took away rich treasures including the famous peacock throne of शाहजहां and कोहिनूर डायमंड. यहाँ तक कि बच्चों नादिर शाह ने इतना प्लंडर किया कि वो शाहजहां का जो पिकॉक थ्रोन था और कोहिनूर डायमंड जो है वो भी अपने साथ ले गया. The rule of subsequent Mughal kings Ahmad Shah Alamgir II and Shah Alam II and Akbar II was in name only. The dynasty came to an end in 1857 CE with the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar
जफर द पोइट के, और लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर जो एम्परर बना था, ठीक है, लास्ट रूलर था, और वहाँ पर उनके साथ ही जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन हो जाता है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, अनदर अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड द कंट्री सेवरल टाइम्स, और इसी का एडवांटेज उठाकर, क्योंकि मुगल रूलर जो थे अब काफ़ी वीक थे, तो इसी का फ़ायदा किसने उठाया, एक और अफगान जनरल जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और उसने इंडिया पर काफ़ी बार इन्वेड किया, अटैक किया। Thus, the weak Mughal rulers were responsible for the rise of independent kingdoms and inviting foreign invasions on the country. और यही वीकनेस थी मुगल रूलर की, जिसके कारण फॉरेन जो है हमारे इंडिया पर अटैक कर पाए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो अराइज हो पाए, क्योंकि कोई सुप्रीम पावर नहीं थी, राइट। नाउ relations of the Mughals with other rulers. The Mughal had certain aims in mind while establishing their relations with other rulers. For example, security of India. क्यों वो दूसरे रूलर के साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, उसके काफ़ी रीजंस थे। फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द हिंदू कुश माउंटेन्स वर मेड द बेस एंड द मेन एम ऑफ these boundaries was to protect India from the foreign invaders. Mughal maintained friendly relations with Iran. There is no doubt about it that sometimes there was confrontation between Iran and the Mughals on the issue of Kandahar. लेकिन फिर भी ईरान के साथ जो थे वो फ्रेंडली रिलेशन थे, सिर्फ कंधार को लेकर आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान और इंडिया का चलता रहता था। The Mughals openly repeated their demand to have the land Fargana, Samarkand, etc. and of their forefathers, but they had never insisted over it seriously. वो हालांकि डिमांड करते रहे फरगना और समरकंद वापस इंडिया को देने का कि ये उनके फोर फादर्स का है, लेकिन कभी उन्होंने सीरियसली ईरान को इस चीज के लिए इंसिस्ट नहीं किया। दीज थिंग्स वर सिंपली मेंशन्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, सो दैट राइजिंग पावर ऑफ सेंट्रल एशिया माइट नॉट पिक अप करेज टू प्रोसीड टुवर्ड्स इंडिया एंड दे माइट ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ओन एम्पायर फ्रॉम द मुगल्स। पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल्स ऑलवेज कैप्ट इन्वेडर्स अवे। तो जिस टाइम पर मुगल एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो फॉरेन अटैक से हमेशा इंडिया को सेव करके रखा है, सिक्योर करके रखा है। सेकेंड इज पोजेशन ऑफ कंधार. So another important aim of Mughal foreign policy was to have a hold and possession over Kandahar. It was due to two reasons. ठीक है, कंधार पर वो क्या करना चाहते थे, पोजेशन पाना चाहते थे, यानी कि कंधार पर हक करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे, उसको एनेक्स करना चाहते थे। क्यों? दो रीजन थे। फर्स्टली, विदाउट हैविंग पोजेशन ऑफ कंधार दे कुड नॉट कीप काबुल अंडर देयर पोजेशन। कंधार उन्हें नहीं मिलेगा तो काबुल नहीं मिल सकता। सेकेंड रीजन था, Kandahar was situated on that passage which linked India with Iran and other countries of Central Asia. कंधार जो था वो मेन रूट जो था ट्रेडर्स का, जो सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ईरान जाने के लिए इंडिया से यूज़ किया जाता था, तो कंधार जो है वो बीच में ही आता था रास्ते में। तो इस वजह से मुगल क्या चाहते थे, कंधार की पोजेशन चाहते थे, उसको एनेक्स करना चाहते थे। सो इन दिस वे कंधार कंटिन्यूसली एक्सचेंज डिफरेंट हैंड्स इन 1522, इन 1558, 1590, 1638 and 1649 CE. Babur took possession of Kandahar in 1522 CE. During Akbar early days, Iran captured it, but Akbar recaptured it in 1595. तो इस तरीके से मुगल और ईरान के बीच में कंधार को लेकर हमेशा कन्फ्रंटेशन रहा है, अदरवाइज इनके फ्रेंडली रिलेशन रहे, और बार बार क्या इंडिया ने कंधार को कभी एनेक्स कर लिया और कभी लूज कर दिया, राइट। नेक्स्ट है feeling of coexistence. The Mughals wished to be treated at par with the important Asian countries, while the Safavid rulers of Iran considered themselves supreme and true assessors of the Prophet Muhammad. On the other side, the Ottoman sultans of Turkey claimed themselves to be the true representative of the Khalifa of Baghdad, but the Mughal emperors never bound themselves to any religious consideration. ठीक है, हर एक का अपना अपना व्यू था। इधर ओटम सुल्तान जो थे टर्की के, वो खुद को क्लेम कर रहे थे कि दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद, और वहाँ पर सफाविद रूलर जो थे ईरान के, वो खुद को सुप्रीम एंड ट्रू एक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बता रहे थे। हालांकि जो मुगल थे, मुगल एम्परर्स, उन्होंने कभी भी रिलीजन में खुद को बाउंड नहीं किया।
So next reason is to maintain the balance of power in Asia. In the first half of the 15th century, after the fall of Timurid Empire, these emerged three dynasties of the Uzbeks, Safavids and the Ottoman of Turkey. So the Uzbeks from the very beginning had amity with the Mughals because they had forced the Mughals to vacate Samarkand and the adjoining areas. ठीक है, जो उज्बेक्स थे उनके साथ पहले से ही एक कन्फ्रंटेशन मुगल की चल रही थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगल से समरकंद जो है वो खाली करवाया था, राइट. उसके आसपास का एरिया जो है वो मुगल से छीन लिया था. द उज्बेक्स वर क्वाइट फ्रेंडली विद द तुर्क बिकॉज बोथ ऑफ देम वर स्टॉन्च सुन्नीज while Safavid Empire in Iran followed Shiism. सो बच्चे उज्बेक्स जो थे और तुर्क जो थे दोनों के आपस में फ्रेंडली रिलेशन थे क्योंकि दोनों जो थे वो सुन्नी मुस्लिम को फॉलो करते थे, सुन्नीस को फॉलो करते थे, ठीक है. लेकिन जो सफाविद एम्पायर था ईरान में वो दूसरे सेक्ट को यानी कि शिइज्म को फॉलो करता था. Both Uzbeks and Turks wanted to defeat Iran, who followed Shiism, but if they had succeeded in this, it would have affected the balance of power in Central Asia. So, under compulsion, the Mughals had to support Iran. और इसीलिए मुगल्स को क्या करना पड़ा? ईरान की हेल्प करनी पड़ी क्योंकि वो दो एक तरफ थे, ठीक है. तो अगर वो तीनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाता? मुगल के दुश्मन जो है एनिमी बढ़ जाते. इसीलिए ना चाहते हुए भी मुगल्स जो हैं वो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, राइट. नेक्स्ट है बच्चे ट्रेड इंटरेस्ट. So the Mughals' political relations with Central Asia might have been of any type, but they never allowed their trade relations to get spoiled. कैसा भी उनका रिलेशन फ्रेंडली रहा हो या कैसा ही रिलेशन रहा हो, पॉलिटिकल रिलेशन कैसा भी रहा हो, लेकिन ट्रेड रिलेशन जो है वो कभी भी मुगल्स ने खराब नहीं होने दिया. The Mughals made many efforts to increase their economic and commercial relations with these countries. Kabul and Kandahar were main door for the trade between India and द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है, काबुल और कंधार ये मेन रूट थे, मेन डोर थे सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए. वेदर देयर पॉलिटिकल रिलेशंस विद ईरान और एनी अदर कंट्री गॉट स्पॉइल्ड, द मुगल्स नेवर पुट एनी हिंड्रेंस इन द वे ऑफ देयर ट्रेड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज. चाहे कितने भी पॉलिटिकल रिलेशन खराब हुए हों ईरान के साथ, कंधार को लेकर किसी भी कंट्री के साथ खराब हुए हों, लेकिन मुगल्स ने कभी भी अपना ट्रेड रिलेशन जो है वो खराब होने नहीं दिया. द Mughals knew very well that the real progress of the country lay in the better economic position of the country. Happiness of the people mainly depends upon their economic prosperity. यानी उनको अच्छे से पता था कि अगर यहाँ के लोग खुश रहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी रहेगी, तभी यहाँ पर लोग खुश रह पाएंगे और कंट्री की एक पोजीशन जो है वो हम मेंटेन कर पाएंगे. ठीक है, तो ये रीज़न थे कि मुगल्स के बाकी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन क्यों थे. Now this is the chapter. Now revise the chapter. Babur, the ruler of Kabul, invaded India in 1526 CE and defeated Ibrahim Lodi and founded Mughal rule in India. Humayun succeeded Babur in 1530 and he had to consolidate the kingdom, deal with his brothers and keep the Rajputs, the Afghans and the ruler of Gujarat in check. Humayun's main rival was Sher Shah Suri. The Afghan king Sher Shah defeated Humayun at Chausa in 1539 and Kannauj in 1540. Thereafter, the throne of Delhi passed into the hands of the Afghans. Some years after the death of Sher Shah, Humayun regained his throne. Akbar ascended the throne in 1556 and he expanded and consolidated the empire. He was friendly towards the Rajputs. Akbar brought about several reforms in civil and military administration. He followed a policy of religious tolerance. And Shah Jahan succeeded Jahangir and he suppressed many revolts and conquered many more regions. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to revise it once again and do the practice of exercise yourself.